प्रदेश में हाल ही में संपन्न हुए उपचुनावों के नतीजों से विपक्ष में नई ऊर्जा का संचार हुआ है और खतौली से दिल्ली तक का सफर तय करने की बात हो रही है। खतौली सीट में विपक्ष प्रत्याशी की जीत का सबसे ज़्यादा योगदान अगर किसी का माना जा रहा है तो वो हैं भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद, जो आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए यहाँ मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया द प्रिंट से बातचीत करने के लिए। कुछ लोगों का मानना है अप्रत्याशित सी जीत मानी जा रही थी, लेकिन आप लोग बहुत कॉन्फिडेंट दिख रहे थे चुनाव के दौरान। मैंने आप नोटिस किया, आप जयंत जी हो, घर घर आप गए। क्या मैसेज दिया है खतौली ने और क्या मैसेज दिया है आज़ाद समाज पार्टी और विपक्ष ने, एक विपक्ष गठबंधन ने? प्रिंट के लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं। अब आपने कहा कि आश्वस्त दिख रहे थे, तो राजनीति वोटों का गणित है। जिनके पास वोट होगा उनके लोग जीतेंगे, जिनके लोग ज़्यादा जीतेंगे उनकी सरकार बनेगी। और जब ये अलायंस करके यहाँ चुनाव लड़ने का निर्णय हुआ तो वोट कैलकुलेशन हमारे पक्ष में था, इसलिए हम लोग जीत के प्रति आश्वस्त थे। फिर ज़रूरत थी धरातल पे उसको जाके ले जाने की, तो हमने मेहनत की है। हमारे और राष्ट्रीय लोकदल के जो लीडर और कार्यकर्ता हैं वो ज़मीन पे गए हैं, उन्होंने लोगों से जो है वार्ता की है, लोगों के दुख सुख को सुना है। लोगों के अंदर गुस्सा है, विपक्ष के वोटों के बंटवारे की वजह से बीजेपी जीतती रही है, तो लोग ये समझ रहे हैं कि लोगों के अंदर ये निराशा भी थी, खतौली नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में, कि कोई ऐसा अलायंस बने जिसके जरिए भारतीय जनता पार्टी के इस विजय रथ को रोका जाए। क्योंकि ये सरकार घमंड में है, लोगों की बात सुनने की बजाय जो उनसे सवाल करते हैं उनको पीटने का, जेल में डालने का, झूठे मुकदमे करने का, ब्लैकमेल करने का काम सरकार कर रही है, न्याय तो दे नहीं रही है। तो लोगों के अंदर गुस्सा है, उस गुस्से को समझते हम लोग धरातल पे गए, लोगों से बात की और लोगों ने जो निर्णय लिया, क्योंकि 2 बार से सीट को बीजेपी ने जीता जी। 2017 में 30,000 के लगभग वोट से और 2022 में लगभग 16,000 वोट से। तो पहले वो 16,000 वोट भी कवर करने थे जी। मार्जिन अगर कम रहता तो हो सकता है बीजेपी के लोग इसमें कुछ खेला कर देते। अच्छा, या ऐसा हुआ है? कई बार ऐसा हुआ है। सरकार कहाँ पे ऐसा लगा आपको? जैसे हमारे यहीं सहारनपुर में जो है, जब उपचुनाव, ये आम चुनाव था 2022 का, कई लोग जो 30,000 की लीड लिए हुए थे, और जैसे ही टीवी पे वो चला कि भाई जो इतने वोटों से जो है या इतने सीटों पे जो लीड कर रही है, तो शासन प्रशासन पे, सरकार मशीनरी पे एक दबाव बन जाता है। फिर वो मानते हैं जिनकी सरकार बन रही है उनकी बातें। तो अक्सर ऐसा बिहार में भी देखा गया, यूपी में भी देखा गया, कई बार जो है हारने वाला प्रत्याशी जीत जाता है और जीतने वाला प्रत्याशी हार जाता है। मैंने तो अभी उत्तराखंड के पंचायत चुनाव में देखा कि जो हमारे जीते मेंबर थे उनको सरकार ने किस तरह से हरा दिया, सरकार के इशारे पे। लेकिन खतौली की जीत एक महत्वपूर्ण जीत मानी जा रही है। ऐसा एक गठजोड़ जो हमें दिखाई दिया, जाट हो, मुस्लिम हो, दलित हो, सभी समुदाय एक साथ होकर ऐसा लगा कि वोट किए। आने वाले दिनों में सबसे नज़दीकी जो चुनाव होने वाले हैं वो निकाय चुनाव होने वाले हैं। क्या यही गठजोड़ दोहराया जाएगा ज़मीनी तौर पर, क्या निकाय चुनावों में भी? देखिए, तो ये गठजोड़ किसान कमेरों का गठजोड़ है, और जो बीजेपी कहती थी कि ये जातियाँ हमारा पैटर्न वोट है, उस बात को भी इस गठजोड़ ने झूठा साबित कर दिया। निकाय चुनाव में भी हमारा प्रयास चल रहा है कि हम, क्योंकि वो शहरी चुनाव है और उसके जो मुद्दे होते हैं वो आम जो हैं शहर से या शहर की समस्या से जुड़े मुद्दे होते हैं, फिर भी हमारा ये प्रयास है कि निकाय चुनाव में भी हम लोग अच्छा प्रदर्शन करें। इसलिए गठबंधन बहुत समझदारी से चीज़ों को समझते हुए काम कर रहा है। अभी हम लोगों के बीच में जा रहे हैं और लोगों को इस चुनाव से हमने सीखा कि जनता के बीच में रहना बहुत ज़रूरी है। मैं तो रहता हूँ हमेशा से, तो हमने सभी लोगों से ये अपील की है कि हमारे कार्यकर्ता नेता भी जनता के बीच में रहे और जनता की सुनवाई करें। हर महीने या 15 दिन में, हफ्ते में एक दिन जो है लोगों की समस्याओं के लिए जो है ना, एक कैंप लगा के लोगों की समस्या सुने और पुलिस से या जहाँ एडमिनिस्ट्रेशन जहाँ भी उनका निदान करा सकता है वो कराएँ। तो ये गठबंधन मुझे लगता है कि निकाय चुनाव में भी अच्छा प्रदर्शन करेगा, क्योंकि गठबंधन के सभी दल जो हैं और उनके कार्यकर्ता बहुत मेहनत कर रहे हैं, लगातार जो सक्रिय हैं, और बुनियादी मुद्दों को, जो किसानों को हों, मजदूरों के हों, महिलाओं के हों, नौजवानों के हों, चाहे वो बेरोजगार से जुड़े हों या महंगाई से जुड़े हुए हों, उन सब पे गठबंधन से जुड़े दल लगातार बात रख रहे हैं और आवाज़ उठा रहे हैं। और एक अभी आंदोलन की भी भूमिका बन रही है कि सरकार के तानाशाही के खिलाफ, महंगाई के लिए, जिस तरह से व्यापारियों का शोषण हुआ है, जीएसटी के छापों के नाम पर जिस तरह व्यापारी को डराया जा रहा है,
पहले तो जब जीएसटी छोटा व्यापारी खत्म हो गया तो जो थोड़ा बहुत बचा उसको भी सरकार डराने का, ब्लैकमेल करने का काम कर रही है। तो उनको भी, उनके लिए एक आंदोलन की भूमिका भी अभी गठबंधन बना रहा है कि एक प्रदेश स्तरीय ऐसा आंदोलन हो कि सरकार को इन अपनी गलत नीतियों से पीछे हटना पड़े और आम जनमानस को उसका लाभ हो। क्या ये सड़कों पर उतरेगा आंदोलन या फिर एक सियासी लड़ाई में भी तब्दील हो सकता है बातचीत के जरिए या डिस्कशन के? सड़कों पे भी रहेगा और सियासी लड़ाई तो गठबंधन के जो दल हैं वो लड़ ही रहे हैं। लगातार विधानसभाओं में, लोकसभाओं में अपने जनमानस के जो जनहित के जो मुद्दे उन पे जो चर्चा कर रहे हैं, अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं, सरकार को गलत करने से रोक रहे हैं। लेकिन सड़कों पे भी आप इस गठबंधन को और आंदोलन के रूप में, जनसभाओं के रूप में, नुक्कड़ सभाओं के रूप में, छोटे छोटे संघर्षों के रूप में आपको देखने को मिलेगा। छोटी छोटी सभाएं करके लोगों को, जनमानस को जो है उनके जो समस्या उनको हल करने के लिए हम लोग आश्वस्त करेंगे और भाईचारा पैदा करेंगे, क्योंकि बीजेपी नफरत बांट के राजनीति कर रही है और हम लोग भाईचारा बना के राजनीति कर रहे हैं। और इस भाईचारे की राजनीति को कामयाब करने के लिए हम लोग ज़्यादा समय तक जो है लोगों की जो समस्याएं हैं उनके लिए संघर्ष करने का मन बना चुके हैं। सर, निकाय चुनाव की बात करें, आज़ाद समाज पार्टी आप कह ही चुके हैं कि गठबंधन में रहेगी। क्या ऐसा अपेक्षा की जा सकती है कि आज़ाद समाज पार्टी अपने लिए भी कुछ सीटों की अपेक्षा करेगी या फिर एक मजबूत सपोर्ट की भूमिका में रहने के लिए भी तैयार? देखिए, अभी एक समन्वय समिति बनी है जिसके जरिए जिस दलों के पास जो मजबूत सीटें हैं या जहाँ मजबूत प्रत्याशी है, जहाँ जो जीतने की स्थिति में है, उन पर मंथन चल रहा है। माननीय उच्च न्यायालय का आदेश जैसे ही आरक्षण पे आ जाएगा जी, आज भी सुनवाई हो रही है। हाँ, उम्मीद है कि आज सुनवाई से कुछ हल निकले। अगर हल निकल जाएगा तो तत्काल जो है वो सीटें जो हैं तैयार, जो सीटें जिस पे रोड मैप पे काम चल रहा है वो सीटें जो हैं आवंटित हो जाएंगी एक दूसरे को, और फिर मिलके जो है गठबंधन 15 सीटों पे पहले से ऑलरेडी जो है 14 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी कब्जा है। हमारा प्रयास रहेगा कि हम मेहनत करके जो है उन सीटों को भी, जो सीटें बीजेपी कब्जे में है और वहाँ की जनता बेहाल है, उन पे काम नहीं हो रहे हैं, चाहे सफाई कर्मचारियों की समस्या हो या हाउस टैक्स की समस्या हो या बिजली की समस्या हो या पानी की समस्या, रोड की समस्या हो या सफाई से जुड़े हुए जो मामले में हैं, उन सब पे जो है हम लोगों की निगाह बनी हुई। हमारी कमेटियाँ शहरों में भी काम कर रही है। तो उम्मीद है कि उन सीटों को भी जो है, जैसे हमने खतौली की सीटें छीनी, शहरी चुनाव होने के बावजूद हमारा प्रयास है कि वो भी सीटें जो हैं बीजेपी से छीन के और वहाँ जनहित के कामों के लिए गठबंधन के दलों को जिताने का काम हम लोग करेंगे। अच्छा, कौन से क्षेत्र की सीटें हैं जिन पे नज़र है अभी आपकी निकाय चुनाव में? पूरे उत्तर प्रदेश की जो सीटें हैं सभी पे कार्य चल रहा है। हमारा संगठन तो पूरे उत्तर प्रदेश में है और मुझे उम्मीद है कि इस बार गठबंधन पिछले बार से ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन करेगा। बीजेपी की के साथ साथ जो पुलिस और प्रशासन से भी चुनाव के समय लड़ाई लड़नी पड़ी, उसको भी लड़के अपने प्रत्याशियों को जीत दिलाने के लिए। अब आप देखिए, पिछला जो निकाय चुनाव है वो एक ही चरण में हुआ था और इस बार हालात ऐसे कई चरणों में कराने की जो है बात चल रही है। उससे स्पष्ट होता है कि बीजेपी सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करना चाहती है और वो गठबंधन के लोग इसको रोकने का काम करेंगे। और अगर सरकार ये अन्याय अत्याचार करेगी तो उसके खिलाफ जो है सड़कों पर उतर के अपने आंदोलन को मजबूत करके सरकार को रोकने का भी जो काम जो है, तानाशाही को रोकने का काम भी हम लोग करेंगे। सर, 2024 के पहले ये जो खतौली के उपचुनाव के दौरान जैन जी का एक बड़ा वक्तव्य आया। उन्होंने कहा कि दिल्ली तक का समीकरण इससे बिगड़ेगा। क्या मायने हैं इस वक्तव्य के? क्या माना जाए कि 2024 के लिए तैयारी है, कमर कस ली है गठबंधन में? आपकी क्या भूमिका हम अपेक्षित कर सकते हैं? मेरी भूमिका ये है कि जो बीजेपी द्वारा जिस तरह से पूरे सरकारी सिस्टम को बेचा जा रहा है, सरकारी नौकरियां ख़त्म की जा रही है, आरक्षण को जो है ख़त्म किया जा रहा है, आज कमज़ोर वर्गों पे, दलितों पे, मुसलमानों पे, पिछड़ों पे, आदिवासियों पे जिस तरह का अन्याय हो रहा है इनके राज में, व्यापारियों के साथ, किसानों के साथ जो समस्याएं खड़ी हो रही, महिला सुरक्षा पे, सशक्तिकरण पे जो इनके वादे खोखले निकले, रेप हत्याएँ बढ़ रही हैं, इन सब चीज़ों पर रोकने के लिए हमारी पार्टी और हमारा संगठन, क्योंकि हमारा बड़ा संगठन है 25-26 स्टेट में, तो वो सबसे मजबूती से काम करेगा। हम पे वॉलंटियर है, समर्पित वॉलंटियर, जो दिन रात एक करके जो है बीजेपी की जो गलत नीतियां हैं उनके खिलाफ जन आंदोलन के रूप में जनता तक उनको पहुंचाने का काम कर रहे हैं, इन गलत नीतियों का, जिससे कि जनता जो है इनकी झूठे वादों से और ये धर्म के आधार पर बांटने की राजनीति करें, इनसे बचें। तो मेरा ये योगदान है कि हम प्रयास करेंगे कि पूरी ताकत लगा के भारतीय जनता पार्टी को 2024 में देश की सत्ता में आने से रोकें। कुछ सीट्स पे ऐसा दिखाई दे सकता है लोकसभा चुनाव में कि आपके भी प्रत्याशी हों? इस गठबंधन के कारण ही आप देखिए, वेस्ट की 19 सीटें लोकसभा की ऐसी हैं जो गठबंधन जीत सकता है।
27 में से 19 सीटें। हाँ, तो बाकी सीटों पे भी हम लोग इन 19 सीटों को तो हम लोग जीत ही पाएंगे, लेकिन बाकी सीटों पे भी हमारा जो है संघर्ष जारी है, किन कारणों से और किस तरह से की समीकरण बना के जीत सकते हैं। तो बाकी जो भी फैसला गठबंधन का, क्योंकि मुझसे ऊपर एक कमेटी है, वो कमेटी फाइनलाइज करती है कि गठबंधन किससे किन स्थिति में किस तरह के निर्णय से होगा। मैं तो एक वर्कर हूँ पार्टी का, जो आदेश होते हैं मैं उनका पालन करता हूँ। पार्टी का आदेश था गठबंधन का, हमने उसको स्वीकार किया। पार्टी का आदेश था गांव-गांव जाकर मेहनत करने का, हमने उसको स्वीकार किया। 24 के लिए जो भी गाइडलाइन आएंगी, मैंने सिर्फ आपको समीकरण बताया कि अगर ये गठबंधन रहता है तो कितना मजबूत समीकरण है। जो भी गाइडलाइन, जो भी आदेश आएगा पार्टी कमेटी का, हम लोग उस आदेश को पालन करेंगे और गांव-गांव जाकर मेहनत करने का। बेसिकली सीट्स पे अभी कोई फाइनलाइजेशन होना बाकी है। कमेटी का आदेश होगा, हम लोग उसका सम्मान करेंगे। मुझे भी अगर आदेश मिलेगा लड़ने का तो मैं भी चुनाव लड़ूंगा, अगर नहीं मिलेगा तो उस आदेश को मानते हुए, क्योंकि व्यक्ति से बड़ा होता है संगठन। संगठन की कमेटियाँ जो हैं वो बड़ी हैं, हम लोग छोटे हैं। हम तो पार्टी के वर्कर हैं, तो उस कमेटियों का जो आदेश है वो निर्णायक है। उन आदेशों को मान के हम लोग काम करेंगे। और मैं समझता हूँ देश के लिए इस समय सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि ये जो सरकार है, तानाशाही सरकार, जो धर्म के आधार पर बांट के जो है लोगों का नुकसान कर रही है और देश को कमज़ोर कर रही है, सरकार को रोकने का काम जो है हम लोग 2024 में करने के लिए तैयार हैं। और इसके लिए लगातार मेहनत जो है, कैडर का प्रोग्राम, गांव-गांव में जाके भाईचारा बना के लोगों को जोड़ने का और उनके वास्तविक मुद्दों की राजनीति की तरफ उनका ध्यान ले जाने का कार्यक्रम चल रहा है। और मुझे उम्मीद है कि 1 साल तो बहुत बड़ा समय, एक साल में तो ऐतिहासिक परिवर्तन आपको उत्तर प्रदेश के चुनाव में देखने को मिलेगा। आपने कहा आपको भी हम देख सकते हैं चुनाव लड़ते हुए। 2024 में अगर चंद्रशेखर आज़ाद उतरते हैं लोकसभा चुनाव में, किस सीट पर नज़र होगी? जहाँ से भी पार्टी लड़ाएगी मैं वहीं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश आपका गढ़ है, यहीं से आप लड़ते हुए दिखाई। मैं इस राजनीति के भी खिलाफ हूँ, गढ़ की राजनीति की। जनता ही मालिक होती है लोकतंत्र में। देखिए, वही जनता जिनको ये कहा जा रहा था कि ये बीजेपी का पैटर्न वोट है, उसी जनता ने नकारते हुए गठबंधन को वोट दिया। तो कोई किसी का गढ़ नहीं होता। अगर ऐसा है तो बीजेपी का ये गढ़ जो 2 साल से वो 2 योजनाओं से पकड़े हुए थे, वो तो टूट गया। तो जैसे ये गढ़ टूटा तो ऐसे बाकी गढ़ भी टूट जाएंगे। मैं गढ़ की राजनीति में नहीं, मैं बुनियादी मुद्दों की और जिन उद्देश्य से, जिन विचारधारा को लेकर हम लोग राजनीति कर रहे हैं, किसान कमेरों की, नौजवानों की। कल चौधरी चरण सिंह जी की जो है जयंती है, उन्होंने एक नारा दिया था, जात पात तोड़ दो, तिलक दहेज छोड़ दो। तो अगर आप ये नोटिस करेंगे कि पिछले सभी नेता जो हैं वो वैचारिक रूप से इतने मजबूत थे कि उनके जो स्लोगन थे, उनके नारे थे, वो नारे जो हैं समाज में जो बुराइयां थी उनके खिलाफ, समाज में जो गैर बराबरी थी उनके खिलाफ थे। और वो नारे जो हैं वो एक नई दिशा तय करते थे। आज की राजनीति में वो सब चीज़ें नहीं हैं। आज की राजनीति में तो एक दूसरे को नीचा दिखाने की राजनीति में बड़े पैमाने पे देखता हूँ। इसलिए मैं ज़्यादा जो है इस तरह की राजनीति में, जिस तरह की अभी फिल्मों पे राजनीति और तमाम तरह की चीज़ों पर राजनीति, इनसे मैं दूर रहता हूँ। क्योंकि इससे ना तो किसी आम व्यक्ति का भला होगा, ना ही देश का कोई भला होगा, और ना ही जो हमारे मुद्दे हैं। जैसे हम लोग अभी जातिगत जनगणना पे एक बड़ा काम कर रहे हैं कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। जैसे कोलोजियम सिस्टम के जरिए उस पर सवाल उठ रहे हैं, हम लोग लगातार मांग कर रहे हैं कि वहाँ जो है दलित, आदिवासी और माइनॉरिटी, पिछड़े वर्ग के लोगों को भी आरक्षण की व्यवस्था वहाँ होनी चाहिए। इसलिए जो है वहाँ ऑल इंडिया जुडिशल सर्विस कमीशन बननी चाहिए। जिस तरह से हम निजी क्षेत्रों में भी आरक्षण की मांग कर रहे हैं, जिस तरह से हम लोग नौजवानों के लिए रोजगार की मांग कर रहे हैं, बैकलॉग जो है उसको भरने की मांग कर रहे हैं, महिला सशक्तिकरण के लिए कोई ठोस काम उसके लिए हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। और यहाँ जिस तरह से धर्म के आधार की राजनीति चल रही है, उस धर्म के आधार, धर्म आदमी का व्यक्तिगत होता है, कोई किसी धर्म को माने, लेकिन रोजगार, महंगाई, बेरोजगारी, इन सब चीज़ों पे इकोनॉमिक क्राइसिस जो हो रहा है, अच्छे अस्पताल नहीं बन रहे, अच्छा इलाज नहीं मिल रहा है, अच्छे स्कूल नहीं है, एजुकेशन का बजट ख़त्म किया जा रहा है, हायर एजुकेशन में जो स्कॉलरशिप थी वंचित वर्गों को ख़त्म की जा रही है। और ये जो, हाँ, ये सब चीज़ें, इन सब चीज़ों पर बात होनी ज़रूरी है और हम उन्हीं पर लगातार बात कर रहे हैं। और जनता इन बातों पर खुश है। जनता चाहती है उनके हितों की बात हो। और उम्मीद है कि आप देखेंगे आने वाले कल में जब ये विकल्प के रूप में बनेगा गठबंधन, तो जो लोग इनसे दूर भी थे उनका वोट भी जो है इस गठबंधन को मिलेगा और भारतीय जनता पार्टी को एक करारी हार का सामना जो है आने वाले 2024 के चुनाव में करना पड़ेगा। सर, 2022 के जब चुनाव थे, उत्तर प्रदेश के जो स्टेट लेवल के चुनाव थे, उस दौरान भी गठबंधन का थोड़ा सा एक प्रयास हुआ था, लेकिन कुछ नाराज़गी आपके द्वारा भी ऐसे झलकी, जब आपने कहा कि मैं लखनऊ में रहा लेकिन बात नहीं बनी, बात नहीं हुई।
अब जो है स्थिति कुछ अलग है। आपकी तस्वीरें वायरल हुई हैं, अखिलेश जी के साथ आप बैठे हुए थे, क्या बातचीत हो रही है? क्या अब एक सकारात्मक दृष्टिकोण लग रहा है उनकी तरफ से भी, सपा की तरफ से? अब आप देखिए कि मैंने प्रयास किया था कि बीजेपी की तानाशाही और जो गलत नीतियों की 5 साल की सरकार जनता ने झेली है उनसे निजात दिलाने के लिए गठबंधन हो। किन्हीं कारणों से नहीं हो पाया, क्योंकि गठबंधन कभी स्थायी नहीं होते हैं। क्या कारण रहे होंगे उसके? वो बहुत कारण रहे होंगे। मैंने अभी एक इंटरव्यू में भी कहा था कि जैसे मेरी एक और बार उस पर चर्चा होगी तो मैं वो शायद रखूं कि क्या मिसअंडरस्टैंडिंग थी या क्या चीज़ें रही होंगी। अच्छा। लेकिन आप ये समझिए कि आज पूरे उत्तर प्रदेश में और देश में भी जो लोग राजनीतिक चिंतक हैं वो महसूस कर रहे हैं कि अगर ये गठबंधन पहले हो गया होता तो आज शायद उत्तर प्रदेश स्थिति में कुछ अलग भारतीय होती? जनता पार्टी की सरकार ना होकर गठबंधन की सरकार होती। 38,000 वोट लगभग हमने इस गठबंधन के जरिए नए वोट जो है गठबंधन के को दिलाने का काम किया गठबंधन दलों ने। तो सोचिए कि कितनी ऐसी सीटें थी जो 1,000, 2,000, 5,000 के अंतर से हारी। अगर ये गठबंधन पहले हो गया होता तो आप समझिए कि आज उत्तर प्रदेश में गठबंधन की सरकार होती और बीजेपी की जो गलत नीतियाँ उनसे जनता को निजात मिल जाता। अब हमारा प्रयास फिर से है, क्योंकि हमसे और पार्टी से भी बड़ा जो है वो देश है। वो जिन लोगों ने आज, जिन महापुरुषों ने आज़ादी के लिए बलिदान दिया, चाहे शहीद आजम भगत सिंह हो, उधम सिंह हो, करतार सिंह सराभा हो, पंडित चंद्रशेखर आज़ाद हों, जिन लोगों ने देश बनाने का सपना देखा, सर छोटू राम हो चौधरी, चरण सिंह जी हो, बाबू जगजीवन राम हो, बाबा साहब अम्बेडकर हो, उन सपने को जिस तरह डेंट ये सरकार कर रही है, जिस तरह से भाईचारा तोड़ रही है, देश कमजोर कर रही है, तो उन सपनों को भी और उनके बलिदान को भी हमें याद रखना पड़ेगा। आज जो थोड़ी बहुत जो अधिकार मिले हैं उनको लगातार खत्म करने का प्रयास किया जाए। सरकार षड्यंत्र कर रही है। आप सोचिए अगर सरकार डिपार्टमेंट खत्म हो जाएंगे तो क्या एक भी जो है माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ाना चाहेंगे? क्योंकि आजकल लोग इसलिए पढ़ा रहे हैं कि नौकरी मिलेगी सरकारी। तो आज हालात ऐसे हैं कि लोग त्रस्त हैं और लोग सोच रहे हैं कि सरकार से मुक्ति मिले, लेकिन विपक्ष एकजुट नहीं था। इस वजह से बीजेपी को फायदा हुआ। इस बार हम उनको कोई मौका नहीं देंगे कि विपक्ष की जो है आपसी विपक्ष के अलग अलग लड़ने से फूट के कारण जो है बीजेपी दोबारा से फायदा उठा ले। तो मैं अपना प्रयास मैंने पिछली बार भी किया और इस बार हमने और जयंत भाई ने मिलकर, क्योंकि पिछले 7-8 महीने से हम लगातार चर्चा कर रहे थे। अच्छा। और हम पश्चिम से आते हैं, हमने प्रयास किया और वो प्रयास हमारा सफल रहा। अखिलेश जी से भी कोई बातचीत हुई है? हाँ, अखिलेश जी से भी बातचीत हुई है। रामपुर में उनसे मिला था, काफ़ी बातचीत हुई। मैनपुरी में भी हमारी टीम ने काम किया। बाकी मैनपुरी में भी आप लोग? हाँ, और मुझे उम्मीद है आने वाले कल में एक दूसरे की जो भूमिका को भी हम लोग समझेंगे और एक दूसरे की जो ज़रूरत और आज के समय में जो परिपेश बना है उसमें गठबंधन कितना आवश्यक है, इसको भी है शायद जो है सभी लोग समझने का काम करेंगे और एक दूसरे का सम्मान रखते हुए आगे बढ़ेंगे। और मुझे उम्मीद है कि हम लोग का ये गठबंधन बीजेपी को 2024 में यहाँ का जो उत्तर प्रदेश का सिनेरियो उसमें जो है पीछे हटाने का काम करेगा। सर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें, बहुत ही सियासी तौर पे ज़रूरी क्षेत्र माना जाता है। यहाँ से कई मुख्यमंत्री भी आए हैं। चौधरी चरण सिंह जी आए, मायावती जी आपकी बहुजन समाज से आती हैं, वो कई बार मुख्यमंत्री रहीं, लेकिन एक सीट तक बसपा पहुँच गई। अब लग रहा है कि काफ़ी ज़मीन खो दी है उन्होंने। आप लगातार ये प्रयास कर रहे थे, आपके कई वक्तव्य आए कि बेटे की तरह मुझे स्वीकार करना चाहिए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। क्या अब बेटा छत्र छाया से निकलकर फाइनली अपनी एक ज़मीन तैयार कर चुका है, पूरी तरीके से तैयार है उस ज़मीन पर काबिज होने के लिए? देखिए, 2 चीज़ें हैं। एक कहा जाता है कि भाई चंद्रशेखर को जो है उनके साथ मिलकर काम करना चाहिए। तो मैं भी चाहता था और मैंने प्रयास भी किए, किन्हीं कारणों से उनकी तरफ से ये संभव नहीं हो पाया। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें पढ़ने का अधिकार दिया, अवसर दिया। पढ़ लिख के अगर हम में क्षमता है तो हमें खुद को साबित करना चाहिए। आज मैं जो कुछ भी हूँ यहाँ किसी नेता की देन नहीं हूँ, भीमार में आज़ाद समाज पार्टी के समर्पित कार्यकर्ताओं की उनकी मेहनत की वजह से हूँ। यानी कि गरीब का बेटा जो है आज अपनी मेहनत से और अपने साथियों की मेहनत से आगे बढ़ रहा है और उनकी आवाज़ बन रहा है। देखिए, हम एक आंदोलन चला रहे हैं, ना कि राजनीतिक दल। राजनीतिक दल जो है उनके बहुत सारे हिडन समझौते होते हैं, हमारा कोई समझौता नहीं। हम एक ही चीज़ को मानते हैं कि हमें अपने राजनीतिक दल के जरिए भी अपने महापुरुषों की विचारधारा को देश में दूर तक पहुंचाना है। अब आप बात कर रही हैं बीएसपी की कि बीएसपी एक सीट पर चली गई, तो मैं समझता हूँ उसके लिए मैं जिम्मेदार तो नहीं हूँ, उसके लिए तो उनकी नेता जिम्मेदार है। कुछ लोग मुझसे कहते हैं कि भाई आप बीएसपी का नुकसान कर रहे हो, तो मैं उस पर उनको एक ही लाइन से जवाब देता हूँ कि उसके लिए तो बहन जी बहुत है। अच्छा, मेरी क्या ज़रूरत है?
मैंने तो प्रयास किया कि वो दल जो महापुरुषों के संघर्ष से बना था वो खड़ा रहे, लेकिन उन्होंने उसको परिवार का दल बना दिया है। क्या गलत नीतियों की तरफ आप इशारा? अब आप देखिए, अब मेरी छोड़ दीजिए कि मैं क्या कहता हूँ। आप अपने मन से बताइए कि जो दल जिनकी प्रदेश में जो है पूर्ण बहुमत की सत्ता रही है, आज वो एक सीट पे है, तो उसके लिए मैंने तो मेरी नीतियों पे तो वो लोग काम नहीं कर रहे होंगे, उनकी अपनी नीतियाँ होगी, और अगर उनकी नीतियाँ फेल हो रही है तो उनको उसका आकलन करना चाहिए। मुझे उनके गाली देने के बजाय, मुझे जो है बुरा कहने के बजाय, या भीम आर्मी के लोगों के संघर्ष को नकारने के बजाय, जहाँ जिनसे वोट लेते हैं उनके लिए अगर उनके साथ अन्याय होता तो उनके साथ खड़ा भी होना पड़ता है। ऐसा नहीं हो रहा है अभी? अब आप पिछले 5 साल में अगर माने बहन जी आपने कहीं देखी हो किसी आंदोलन में, तो आप बता दो, आप तो सक्रिय पत्रकार हैं। जी। क्या गई हैं कहीं पिछले 5 साल में? तो शायद नहीं गई। 2017 में एक बार गई थी, और वो शायद जो महीना मई का था, उसके बाद तो शायद कहीं नहीं गई हैं। तो मैं समझता हूँ कि जनता भी देख रही है कि कौन उनके लिए काम कर रहा है, कौन लाठियाँ खा रहा है, कौन जेल जा रहा है, कौन सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ, जो उनके अधिकारों को ख़त्म करने का काम किया जा रहा है, उनके खिलाफ लड़ रहा है, और कौन जो है मान्यवर काशीराम साहब और बाबा साहब के विचारधारा के आंदोलन को आगे बढ़ा रहा है। ये आंदोलन जब विचारधारा का है, तो विचारधारा समझौता जिन लोगों ने कर लिया है, जनता उनको भी नकारने का काम कर रही है, और जनता ये नोटिस कर रही है कि अगर कोई हमारा मजबूत ताकत दूसरी बन जाए तो हम उनके साथ खड़े होकर अपने महापुरुषों की विचारधारा पर आधारित आंदोलन को आगे बढ़ाएं और राजनीतिक शक्ति हासिल करें। तो मैं समझता हूँ मैंने प्रयास किया था, वो सफल नहीं हो पाया। जैसे आपने मुझसे भी कहा गठबंधन के लिए कि 22 में प्रयास हुआ, तो मैंने तब भी प्रयास किया, सफल नहीं हो पाया। मेरा प्रयास था, मैं उम्र में बहुत छोटा हूँ उनसे, संघर्ष भी उन्होंने मुझसे ज़्यादा किया, कि मैं जो भी अपनी क्षमता थी उसको उनको उस आंदोलन में देने का काम करता, लेकिन उन्होंने मेरे लिए वहाँ रास्ते ब्लॉक कर दिए, बैन कर दिए। तो मैं क्या करता, जब कोई ढांचा, अगर आप मेरे घर आओ और मैं दरवाज़ा बंद कर लूँ तो आप क्या करोगे? और ऐसा कई बार हुआ है शायद। मैंने कई बार प्रयास किया, लेकिन अब मैं आज़ाद समाज पार्टी के प्रति समर्पित हूँ और मेहनत कर रहा हूँ कि आज़ाद समाज पार्टी तेज़ी से आगे बढ़े, और बहुत जल्दी ये दल जो है पूरे देश में बहुजन समाज को इकट्ठा करके उनकी राजनीतिक शक्ति बनाने का काम करे। मेरा काम है महापुरुषों के आंदोलन को, उनकी विचारधारा को जन जन तक पहुँचाना, जिससे कि वो विचारधारा जिंदा रहे। आज अगर हम उस विचारधारा पर काम नहीं करेंगे, जो फूले, साहू, पेरियार, अम्बेडकर की विचारधारा है, अगर हम उस पर काम नहीं करेंगे, बिरसा मुंडा की विचारधारा पे, तो ये विचारधारा ख़त्म हो जाएगी। क्या आने वाले दिनों में अगर ऐसी कोई स्थिति बनती है जब शायद आपको आपकी एक्सेप्टेंस बढ़े, मतलब आपको वापस बुलाएं, तो क्या आपकी तरफ से हो पाएगा, उस चीज़ पे मुहर लग पाएगी? तो मैं समझता हूँ कि अगर कामयाब होने के बाद कोई किसी को अपना रिश्तेदार कहता है, तो ये तो या उसको कहता है कि अब हम अपना लेंगे, तो ये तो एक तरह के लाभ की प्रक्रिया हुई। मैं चाहता हूँ कि मेरे जैसे हज़ारों लोग इस देश में काम कर रहे थे और आज भी कर रहे हैं, उन सब लोगों को सिर्फ इस वजह से नज़रअंदाज किया गया कि उनके अंदर क्षमता है कल आगे बढ़ने की। समाज को निर्णय अपने आप लेना है कि उनको कैसा नेता चाहिए। उनको ऐसा नेता चाहिए जो उनके लिए संघर्ष करे, बिना स्वार्थ के उनके साथ खड़ा रहे, या उनके अधिकारों की लड़ाई को, उनके साथ अन्याय के खिलाफ जो मोर्चा ले, उनके अधिकारों की लड़ाई को आगे बढ़ाए, उनके लिए नए एजेंडे, नई नीतियाँ, नए बिल और तमाम तरह की चीज़ें जो है तैयार करे, जिससे कि उनको आगे बढ़ने का मौका मिले। या ऐसा नेता चाहिए जो सिर्फ उनसे वोट का रिश्ता रखे। जनता को तय करना है, और जनता अपना नेता खुद चुनती है। अगर जनता के ऊपर आप कुछ थोपोगे तो शायद जनता स्वीकार नहीं करेगी। आज़ाद समाज पार्टी के विस्तारीकरण के बारे में बताइए, क्योंकि एक बात क्रिटिसिज्म थोड़ा सा आता है, वो ये है कि शायद पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक सीमित है कुछ क्षेत्रों में। क्या विस्तारीकरण के बारे में सोच रहे हैं गंभीरता से, और क्या क्या प्रयास होंगे आने वाले 5 सालों की अगर बात करें तो कहाँ देखती है अपने आप को आज़ाद समाज पार्टी, ना सिर्फ यूपी में बल्कि पूरे भारत? देखिए, अभी राजनीतिक रूप से हमारा संगठन मध्य प्रदेश में काम कर रहा है, राजस्थान में काम कर रहा है, पंजाब में काम कर रहा है, उत्तराखंड में काम कर रहा है, दिल्ली में काम कर रहा है, यूपी में काम कर रहा है, महाराष्ट्र में काम कर रहा है। अब इन्हीं स्टेटों में हमारा राजनीतिक संगठन बिहार में काम कर रहा है। तो विस्तारीकरण पे तो संगठन का ढांचा सभी जगह पे बन रहा है। धीरे धीरे लोगों के अंदर विश्वास पैदा हो रहा है, और उस विश्वास के जरिए आज़ाद समाज पार्टी संगठन मजबूत हो रहा है। पिछले इलेक्शन खत्म होने के बाद हमें एहसास हुआ कि संगठन के जरिए चुनाव लड़ा जाता है। संगठन मजबूत बनाना पड़ेगा। अगर जीतना है तो बूथ पे आपका मजबूत संगठन होना चाहिए, समर्पित वर्कर होने चाहिए, कैडराइज वर्कर होने चाहिए। तो पिछले 6-7 महीने से लगातार हम लोग कैडर देने का काम, और उत्तर प्रदेश में सितंबर तक का संगठन का हमने ढांचा तैयार किया था। 80% संगठन हमारा तैयार हो गया पूरे उत्तर प्रदेश में। ये नगर निकाय चुनाव में भी आपको देखने को मिलेगा। अगर आने वाले उसमें अगले 1 साल में 2024 तक बूथ पे क्या तो सबसे मजबूत संगठन भारतीय जनता पार्टी के पास है, या फिर हमारे पास होगा। अच्छा,
इतनी मेहनत आज़ाद समाज पार्टी और भीम सपा का आर्मी और आरएलडी का भी एक मजबूत पार्ट है। हाँ मजबूत पार्ट है, लेकिन ये थोड़ा सा आपको अगर समझें, क्योंकि जैसे बेस वोट की बात जो करते हैं तो दोनों ही दलों के जो बेस वोट हैं वो एक सीमित एरिया तक हैं और आज़ाद समाज पार्टी के लिए बाउंडेशन नहीं है। आज़ाद समाज पार्टी का जो बेस वोट है वो पूरे उत्तर प्रदेश में है और देश में है। उसके साथ साथ जो विचारधारा के आधार पर हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, उस विचारधारा समर्थित लोग जिनको हम बहुजन समाज कहते हैं वो पूरे देश के अंदर ही काम कर रहे हैं। उम्मीद है धीरे धीरे जैसे आंदोलन आगे बढ़ेगा तो जो लोग आज निराश हताश होकर बैठे हैं वो भी हमारे साथ आ जाएंगे। हमारे अधिकारी कर्मचारी भी काम कर रहे हैं, कार्यकर्ता भी काम कर रहे हैं। तो आने वाले कल में आज़ाद समाज पार्टी एक मजबूत संगठन जो है बनाने का काम करेगी और जो अधूरे सपने महापुरुषों को वो सत्ता के जरिए पूरा करने का काम करेगी। आपने हमेशा से बात की है संघर्ष की और हमेशा से आपने बात की है अपनी आइडियोलॉजी की। क्या ये माना जाए कि चंद्रशेखर आज़ाद चाहे कितने भी बड़े हो जाएं लेकिन उस आइडियोलॉजी से कभी समझौता नहीं करेंगे अगर इन फ्यूचर कभी कोई ऐसी बात आती है तो? क्या इसी आइडियोलॉजी के साथ आगे बढ़ेंगे? देखिए, चंद्रशेखर आज़ाद राजनीति से या जीवन से अलविदा कह सकते हैं, लेकिन अपने विचारधारा के साथ कोई समझौता नहीं कर सकता। मैं आज आपको ये स्टेटमेंट दे रहा हूँ, रिकॉर्ड स्टेटमेंट। कभी अगर मैं आपको लगे कि मैं विचारधारा से हट गया हूँ तो आप इसको खूब चला के बताना कि चंद्रशेखर झूठे साबित हो गए। मैं वही बात कहता हूँ जो मेरे बस में है या जिसके प्रति जो है मैं आश्वस्त हूँ। तो विचारधारा से कोई समझौता नहीं होगा। विचारधारा से जिन लोगों ने समझौता किया उन्होंने अपना हाथ देख लिया है। मैं पुरानी गलतियों से मैंने सीख ली है। आज भी मैं आप मेरे घर पे हैं, मैं सुबह बैठ जाता हूँ, बहुत सारे आसपास के लोग आम कार्यकर्ता मिलने आते हैं, उनकी बातें सुनता हूँ, जो उनकी समस्या होती है उनके लिए फ़ोन करता हूँ और मुझे इसमें बड़ी खुशी है कि लोगों को एक विश्वास है और उस विश्वास को मैं आने वाले कल में और मजबूत करूँगा। जब आप अवसर मिलेंगे तो आप देखना, जैसा मैंने अभी कहा चौधरी चरण सिंह जी के बारे में, सर छोटू राम के बारे में, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, जन्ना कपूरी ठाकुर के बारे में, महामना रामसु वर्मा जी के बारे में, मान्यवर काशीराम साहब के बारे में, ये सब वो महापुरुष हुए, नेता हुए जिन्होंने अपने संघर्ष से पहचान बनाई। शायद किसी के पास विरासत नहीं थी और मैं उन्हीं के रास्ते पे आगे बढ़ के संघर्ष से ही अपनी पहचान को बना रहा हूँ और उन्हीं के रास्ते पे चलूँगा। ना विचारधारा समझौता करूँगा, ना संघर्ष से समझौता करूँगा, ना ही किसी स्वार्थ में अपने महापुरुषों के आंदोलन को अपमानित या बदनाम होने दूंगा। संघर्ष करता रहूँगा और जिस दिन मेरा शरीर जवाब दे जाएगा उस दिन अपने से जो बेहतर कोई आदमी होगा, चाहे वो किसी प्रदेश का हो, किसी ज़िले का हो, काम कर रहा होगा, उसको मैं ये जिम्मेदारी देके और बाकी अपने जीवन को जो है महापुरुषों के धार्मिक आंदोलन में, वैचारिक आंदोलन में लगाने का काम करूँगा। सर, एक आखिरी सवाल आपसे ये करूँगी, 5 साल की बात मैंने की कि 5 साल में कहाँ आज़ाद समाज पार्टी अपने आप को देखती है। चंद्रशेखर आज़ाद कहाँ देखते हैं अपने आप को 5 साल बाद? 5 साल में जो आज संघर्ष है वो संघर्ष जारी रहेगा, क्योंकि लड़ाई बहुत लंबी है। देश के तमाम लोगों को समतामूलक समाज बनाना है, देश में समता, समानता, बंधुत्व, भाईचारे का अधिकार दिलाना है। नफरत और गैर बराबरी पर आधारित जो व्यवस्था है उसको तोड़ना है, जातिवाद खत्म करके भाईचारा पैदा करना है, देश को मजबूत बनाना है और महापुरुषों के जो सपने थे उनको पूरा करना है और भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से लागू कराना है। तो अभी तो ये संघर्ष चलता रहेगा। मैं तो अभी पूरे 10 साल का रोड मैप बना के बैठा हूँ कि 10 साल तक सुबह शाम दिन रात लग के संघर्ष करके आज़ाद समाज पार्टी को एक राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बनाने का काम करूँगा। जैसे हमेशा रखते हैं, संविधान को आगे करके चलेंगे और संविधान के आधार पे ही इस लड़ाई को और मजबूत करके, और संविधान को, जैसा मैंने आपको कहा कि संविधान के जो आर्टिकल्स हैं उनको लागू करा के जनहित के जो बेहतर काम हैं, यानी कि सभी को अच्छी पढ़ाई, सभी के लिए रोजगार और सभी को अच्छा इलाज और वो सुविधाएं जो अमीरों को मिल रही हैं गरीबों तक भी पहुँचे और भाईचारा बन के लोग जो हैं यहाँ चैन की सांस लें, नफरत का माहौल ना हो, महिलाओं के लिए सशक्तिकरण, उनकी सुरक्षा पे जो है बड़ा काम हो, तमाम तरह की जो कुरीतियाँ हैं वो ख़त्म हों और एक हमारे देश का सम्मान जो दुनिया में पहले था सम्राट अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य के समय में कि देश सोने की चिड़िया बने, वो काम जो है वो दोबारा से वो प्रयास हमारा सफल हो, अखंड भारत बने, दुनिया में भारत का नाम जो है वो जिंदाबाद हो और दुनिया भारत का सम्मान करे। तो ये थे चंद्रशेखर आज़ाद, जिनका साफ तौर पे कहना है कि चाहे कुछ भी हो जाए, कितने भी बड़े वो हो जाएं, लेकिन संघर्ष और अपनी आइडियोलॉजी से कभी समझौता नहीं करेंगे। ऐसे और वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे ट्विटर और फेसबुक पेजेस को फॉलो करें।